हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट थिंकर सीरीज। तो आज हम कर रहे हैं अपने अगले थिंकर को, जो कि है मैकिम मैरियट। तो मैकिम मैरियट के बारे में खास बात ये है कि इनसे पहले इनके प्रीडेसर्स भी हैं, जो कि हैं यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर। हाउएवर मिल्टन सिंगर और इनको कहीं ना कहीं साथ में ही समझा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके कंसेप्ट के साथ। तो अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैकिम मैरियट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इंडियन विलेजेस के ऊपर स्टडी करी है, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो किशनगढ़ी नाम का जो विलेज है वो आपके माइंड में कुछ बेल रिंग करता होगा, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्टडी करी गई है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर जानने के लिए कि इनके जो वर्क्स है उसमें क्या क्या मेजर चेंज आते हैं नाम। तो देखो, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, ऐसे नाम आप लोग के बहुत कंफ्यूज हो जाते होगे आप देख के, पर अब आपको एक डिफरेंशिएशन पता लगता रहेगा। तो विलेज इंडिया विच वॉज पब्लिश इन 1995 वॉज द वर्क डन बाय मैकिम मैरियट। कास्ट रैंकिंग 1960 का काम है। देन इंडिया थ्रू हिंदू कैटेगरीज 1990 की इनकी किताब है। इनका जो फॉर्मूला था, बेसिकली जो अप्रोच था, वो ये था कि कैसे इंडिजीनियस सोशियोलॉजीज और साइकोलॉजीज को कंबाइन किया जा सके। ठीक है, और इनका जो मेथडोलॉजी है वो एक्चुअल में आइडियली देखा जाता है कि वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यानी कि संरचनात्मक और प्रकारवादी दृष्टिकोण को लगाते हैं। इनके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा वो मिल्टन सिंगर का और रॉबर्ट रेडफील्ड का है। किस चीज़ का है अभी आप समझ जाओगे। इन्होंने यहाँ पे इवोल्यूशनरी मॉडल दिया है, यानी कि विकासवादी मॉडल दिया है। इन्होंने सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन को यूज करके इस मॉडल को दिया है। ठीक है, यानी कि सभ्यता और परंपराओं को यूज करके। और दो इवोल्यूशनरी प्रोसेस ये समझाते हैं अपने कंसेप्ट में, यानी कि दो विकासवादी, जो कि सबसे पहली है यहाँ पे स्वदेशी, जिसको हम कहेंगे ऑर्थोजेनेटिक, और दूसरी है हेट्रोजेनेटिक, यानी कि एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट। तो क्या फर्क है दोनों के बीच में? जो ऑर्थोजेनेटिक आपका इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो यहाँ पे जो विद इन द सोसाइटी अलग अलग फैक्टर्स चेंज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो फैक्टर्स आए उसी सोसाइटी के अंदर से हैं, इंटरनल ही पार्ट है, अंदर अंदर का ही है, आंतरिक ही है, उसको हम ऑर्थोजेनेटिक्स कहते हैं। और जो हेट्रोजेनेटिक है वो यहाँ पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के अंदर कॉलोनियलिज्म में ब्रिटिशर्स के थ्रू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का आना, वो आपका हेट्रोजेनेटिक प्रोसेस का पार्ट होगा, जो कि बाहरी इन्फ्लुएंस से निकल करके आया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं इनके, तो सबसे पहले आता है इनका वर्क, जो कि कम्युनिटीज और ट्रेडिशंस के ऊपर है। तो ये जो इनका काम है ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द लिटिल कम्युनिटी के ऊपर है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे लिटिल कम्युनिटी के नाम से कंसेप्ट दिया है। लिटिल ट्रेडिशंस की बात करी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, तो उसमें ही इन्होंने बताया है कि जो हम लोगों के छोटे समुदाय होते हैं ये यहाँ पर छोटे हैं साइज में, होमोजीनियस है, एक ही प्रकार की विशेषताएं रखते हैं और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं विलेजेस, यानी कि इनके ऊपर खुद का ही रिलायंस है, खुद का ही यहाँ पे क्या है, आत्मनिर्भरता है। नेक्स्ट आता है कि विलेजेस जो हैं वो दो चीज़ों से देखे जा सकते हैं, आइसोलेबल यानी कि अकेलेपन में भी देखे जा सकते हैं कि अकेले रहते हैं, पर अकेले जो है वो सिर्फ बाहर की दुनिया से है। जब इनके अंदर की हम लोग बात करते हैं तो हर एक गांव के अंदर एक सब सिस्टम यानी कि उप प्रणाली होती है, जो एक बहुत ही बड़े सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर को दिखाती है, क्योंकि वो उनका खुद का सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है। और ये स्टडी इन्होंने करी थी किशनगढ़ी विलेज में। ठीक है, जहाँ पर इंटरनल डिविजन्स थे, पर लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल टाइज थी, यानी कि इन छोटे छोटे गांवों की टाइज अगर सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर में देखी जाए तो बाहरी क्षेत्रों से अच्छी खासी थी, पर अंदर के इनकी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा विभाजन देखे जाते थे। तो विलेज एक ऐसा लिविंग सिस्टम देखा गया जो कि यहाँ पर कनेक्टेड था स्टेट और सिविलाइजेशन से। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, अगर ये आइसोलेबल हैं उसके बावजूद भी एक बहुत ही बड़े इनका जो खुद का सिस्टम है वो यहाँ पे बाहरी सिस्टम जो कि सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर का है उसका हिस्सा है, उससे कनेक्टेड है, और वहां पे इनकी एक्सटर्नल टाइज जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है विलेज इंडिया। विलेज इंडिया जो स्टडी है वो यहाँ पर एक लैंडमार्क एडिटिक वॉल्यूम मानी जाती है मल्टीपल विलेज स्टडीज की, जहाँ पे एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का मेथड लगा है। तो इन्होंने यहाँ पर कास्ट सिस्टम को एनालिटिकली या विश्लेषणात्मक रूप से री एग्जामिन किया है, मतलब जो लोग पहले एग्जामिन कर चुके थे उसको दोबारा से एग्जामिन किया। उसमें क्या क्या आएगा अभी आप समझने वाले हैं। तो यहाँ पे विलेजेस जो हैं उसको दो कंटेक्स्ट में इन्होंने समझा है। पहला है लोकल लाइफ,
लाइफ, ठीक है, यानी कि वहाँ की जो स्थानीय जिंदगी है, और साथ ही साथ सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंसेस यानी कि सभ्यताएं जो अलग अलग है उनका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ा है विलेजेस पे। तो कहीं ना कहीं बेल रिंग करेगी यूनिवर्सलाइजेशन और पेरोकेलाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास आते हैं लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है, ये कंसेप्ट सिंगर मिल्टन सिंगर ने भी यहाँ पर डेवलप किया है, मैरियट ने भी किया है, बट आफ्टर रेडफील्ड किया है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो लिटिल ट्रेडिशन कौन से होते हैं? छोटी परंपराएं जो यहाँ पे लोकल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, स्थानीय जगह की प्रैक्टिसेस है। ग्रेट एडिशन आपके क्या है? जो कि यहाँ पे एक बड़े समाज में प्रैक्टिसेस करी जा रही है यूनिवर्सल लेवल पर, उसको हर कोई प्रैक्टिस करता है। लिटिल ट्रेडिशन आपको एक छोटी जगह से सीमित मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ग्रेट एडिशन है इसको हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग ग्रेट ट्रेडिशन या भव्य परंपराएं, और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता रहता है, बिकॉज लिटिल ट्रेडिशन ही ग्रेट एडिशंस में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोकेलाइजेशन। ये कंसेप्ट ही आपका लिटिल और ग्रेट एडिशन के कंसेप्ट के साथ जुड़ता है। तो कैसे होता है इसमें यूनिवर्सलाइजेशन? आपके जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, लोकल ट्रेडिशन ये यहाँ पर जाते हैं जो कि एक बड़े बिग सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है इस केस के अंदर, अब यही जो प्रैक्टिसेस है ये यूनिवर्सल बन जाती हैं, सार्वभौमिक बन जाती हैं, तो ये बन जाता है यूनिवर्सलाइजेशन। और अगर यहाँ से बड़ी समाज से, ठीक है, अगर अब यहाँ पे बिग सोसाइटी से एक स्मॉल सोसाइटी, एक लोकल सोसाइटी के अंदर चीजें जाती हैं, तो ये होता है पेरोकेलाइजेशन। जैसे कि अर्बनिज्म होता है ना, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक बड़े समाज से, एक बड़े शहर से क्या हो रहा है, बड़े बड़े ट्रेडिशंस जो हैं अब यहाँ पे लोकलाइज हो रहे हैं विलेज में। तो वही चीज यहाँ पर लिखी कि ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो बन जाते हैं, दे बिकम द लोकलाइज्ड इन विलेजेस, वहाँ के लिए स्थानीय बन जाते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूस टू वे प्रोसेस है, इंटरचेंज प्रोसेस है, जहाँ पे रिचुअल्स का, सिंबल्स का, बिलीफ का, ठीक है, कस्टम्स का, सबका क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे संस्कृताइजेशन है, ठीक है, तो वो भी आपका इसी प्रकार से देखा जाता है। अगले पार्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला पार्ट है यहाँ पे रूरल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण के अंदर अलग अलग चीजें बताई हैं। तो पहली आती है रूरल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि ग्रामीण स्तरीकरण, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ही क्लोज सिस्टम चलता है, कास्ट का सिस्टम चलता है जो कि बंद प्रणाली है, और कॉर्पोरेट है यानी कि आपस में लोग एक दूसरे को मान करके चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कॉर्पोरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अर्बन स्ट्रैटिफिकेशन में क्या हो रहा है, ओपन है, एट्रीब्यूशनल है, अगर आपकी विशेषता ऐसी होगी, अचीवमेंट अच्छा करोगे तो आप ऊपर के पोजीशन पे पहुंच जाओगे। और कॉर्पोरेट रैंकिंग क्या होती है, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात बोली है, और ये आप यहाँ पे समझ जाओगे इसे देख करके कि कॉर्पोरेट रैंकिंग का मतलब होता है कि जो स्टेटस होता है वो किसी इंडिविजुअल से नहीं बट एक पूरे ग्रुप से बिलोंग करता है। जो पूरा ग्रुप है वो यहाँ पर स्टेटस को आइडेंटिफाई या जस्टिफाई करता है, ना कि कोई इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पूरी की पूरी कास्ट है ब्राह्मण, तो वो पूरा ग्रुप जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इनका कंसेप्ट है कास्ट रैंकिंग स्टडीज के ऊपर, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान से देखिए कि इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, इनकी एक कंपैरेटिव मैट्रिक्स करी थी, किसमें, कास्ट रैंकिंग में। तो इनको यहाँ पे क्या समझ में आता है कि मुस्लिम्स ऑल्सो पार्टेक इन कास्ट रैंक लाइक रैंकिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि मुस्लिम्स के बीच में भी आपको यहाँ पे जाति प्रणाली जैसी संरचनाएं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और ये जो जाति प्रणाली जैसी संरचनाएं हैं, इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस, एक बदलाव, एक फर्क क्यों देखने के लिए मिल रहा है, फूड और फूड ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, यानी कि खाने के प्रैक्टिसेस लोगों के किस प्रकार के हैं, उस चीज के आधार पे कास्ट लाइक रैंकिंग बनी हुई है, ठीक है, इन पाकिस्तान स्टडीज एज वेल, जो इन्होंने बताया है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर आता है हायरार्की एंड सोशल मोबिलिटी। तो हायरार्की यानी कि पदानुक्रम को हम सस्टेन या सतत कैसे बना करके रखते हैं, उसको हम बनाते हैं अपने रिलीजियस कस्टम से, यानी कि जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज हैं और हमारे ट्रेडिशन से हायरार्की बनी रहती है। बिकॉज एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो यहाँ पर अभी भी प्योरिटी और पॉपुलेशन जो है उसको मान के चल रहा है। और वही चीज़ें हैं कि विलेजेस में किसको कितना प्रिविलेज मिलेगा, कितने लोग कौन सी कास्ट में बिलोंग करते हैं, वो अभी भी प्योरिटी और
पॉल्यूशन के ऊपर ही चल रही थी, ठीक है। तब इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ बोली है कि मोबिलिटी को हम लोग यहाँ पर कैसे समझ पाते हैं कि जो गतिशीलता होती है वो रूरल से अर्बन होती है, इंडिविजुअल टू कॉर्पोरेट है कि पूरा ग्रुप के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं या फिर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और कॉन्फ्लिक्ट तब होता है यहाँ पे जब रैंकिंग रेफरेंस फ्रेम शिफ्ट आ जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सोसाइटी में वो चेंजेस आ रहे हैं जो पुरानी चीज़ों को तोड़ते जा रहे हैं, तब थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पर अराइज होना शुरू हो जाता है। पर मेजर पार्ट ये है कि ये इन्होंने जो बोला है ट्रेडिशंस और रिलीजियस कस्टम्स के बेसिस पे हायरार्की बनी रहती है। नेक्स्ट आते हैं हिंदू कल्चरल कैटेगरीज के ऊपर, जो कि 1990 की बुक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है, बेसिकली क्रिटिक किया है कि इंडियन सोशल साइंसेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेविली डिपेंड करती है वेस्टर्न सोसाइटी की कैटेगरी से, विच इज़ वेरी मच ट्रू। अब यहाँ पे इनके कंसेप्ट में आप कहोगे कि मैम ये तो आर के मुखर्जी ने भी बोला है, ठीक है, टीपी मुखर्जी ने भी बोला है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उन्होंने कैटेगरीज बनाने की बात नहीं कही थी। तो आपको हिंदू कल्चरल कैटेगरीज पे फोकस करना है, जहाँ पे मैकिम मैरियट बोलते हैं कि अगर हमें एक पर्टिकुलर हिंदू सोसाइटी को समझना है तो उसके लिए हमको हिंदू कल्चरल कैटेगरीज को ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेरिएशंस। इंडिया का जो कल्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है, और हम लोग वेस्टर्न मॉडल पे अगर काम करेंगे तो इंडिया के जो यहाँ पे विविधता है, वेरिएशंस है, डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि इंडियन कल्चरल स्टडीज़ के अंदर हम लोगों के पास एक कोहेरेंस होगा, ठीक है, एक लेजिट, एक वैलिड, एक ऑथेंटिकेटेड स्टडी होगी, डेप्थ में होगी, और बाकी की यहाँ पे जो सोशल थॉट्स ऑलरेडी बने हैं वेस्टर्न, उससे अलग एक हिंदू सोशल थॉट भी बन करके आएगा, ठीक है। सो यही जो है कंसेप्ट सारे मैकिम मैरियट के हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आपको पता है कि मेजर कहाँ पे ध्यान देना है। सो अब आते हैं अगले थिंकर सीरीज में, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस।